Um, Hello and welcome in the Magic of History with Sumit Kumar Suryavanshi. And in this class, basically, we are going to discuss the French Revolution. It is the first chapter of 9th class. French Revolution was a revolution which gave the idea of nationalism first time, right to the people's voting right. Many of the new liberals idea like the democratical government, constitution was came after the French Revolution. So here we are going to discuss. In the first slide we are discussing what was the time period and what was happening in that time period of the society of France. So we are basically talking about 1774 France during 1774. That was the time period when Louis XVI became the king. He was from Bourbon dynasty, and his wife was Australian Princess Mary Antoinette. When he became the king, he saw that empty totally treasury is totally empty, and so that was a basic problem for him. And for managing that problem, he think that he's supposed to increase the taxes. What was the reason of that? Because France was fighting a war from the last few years. That was the basic problem of the empty treasury, and that's why he वॉज थिंकिंग टू इंक्रीज द टैक्स. सो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या बात करने वाले हैं कि एक तो हम 1774 की बात कर रहे हैं, जिसमें जो लुई 16 वो किंग था, बब्बर डायनेस्टी से बिलोंग करता था. उसकी वाइफ का नाम मैरी एंटोनिएट था. जिस वक्त वो किंग बना उस वक्त क्या था कि जो उसकी ट्रेजरी थी वो बिल्कुल एम्प्टी थी. देयर वाज नथिंग, मनी नहीं थी उसकी ट्रेजरी में. मनी ना होने की वजह से उसको बेसिकली प्रॉब्लम कौन सी हो रही थी? जो उसका खुद का पैलेस है, जो महल है, उसको मैनेज करने में, उसको जो उसके भी स्लेव्स वगैरह हैं या जो सर्वेंट्स वगैरह उनको पे करने में, सोल्जर्स को पे करने में, नोबल्स को पे करने में इतने ज़्यादा डेप्ट्स हो गए थे कि अ बिलियन, यहाँ पर सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ए बिलियन आएगा. अ बिलियन जो लीवर है उसका डेप्ट फ्रांस के ऊपर था. सो उसी वजह से वो कुछ भी ना कोर्ट मेंटेन कर पा रहे थे, ना आर्मी, ना यूनिवर्सिटी, किसी भी तरह का जो मेंटेनेंस है कंट्री का रिलेटेड वो कर नहीं पा रहे थे. और सोसाइटी इस वजह से क्या है, लुइस को बेसिकली प्रॉब्लम हो रही थी. इसी के साथ बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सोसाइटी के बारे में. सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइडेड थी. देखिए बेसिकली ये बैकग्राउंड बता रहा है फ्रांस का कि किस टाइम पीरियड में नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो डेवलप हुई. नेशनलिज्म बेसिकली क्या होता है? द फीलिंग्स टुवर्ड द नेशन. जो हम आज फील करते हैं कि इंडिया हमारा नेशन है, वी सपोज टू डाई फॉर द इंडिया, दैट इज बेसिकली नेशनलिज्म. तो नेशनलिज्म की जो फीलिंग फ्रांस के अंदर उस वक्त अमर्ज हुई है, उसको जानने के लिए वी सपोज टू नो द सोसाइटी फर्स्ट. तो ये तो बेसिकली अपर सोसाइटी के बारे में बता दिया कि किंगशिप क्या है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है. अदरवाइज सोसाइटी बेसिकली 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड और थर्ड स्टेट. एंड दिस वाज द रीजन ऑफ ओल्ड रीजन. ये जो लुई 16 का जो बेसिकली रेन चल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओल्ड रीजन. इसके बाद जो रेन आया वो डेमोक्रेटिकल माना गया. सो बेसिकली अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कोज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था कि अभी हम पढ़ के आए, जो ट्रेजरी है वो बिल्कुल एम्प्टी थी, तो पहले इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे. इसका मतलब क्या है? वीक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एम्प्टी ट्रेजरी, मनी बिल्कुल क्राइसिस हो रहे थे, ह्यूज डेप्थ था फ्रांस के ऊपर. सोशल डिवीजन जो था वो 3 लेवल में सोशल डिवीजन था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट में आपके बेसिकली क्लर्जी आते थे जो कि बेसिकली फादर के प्रीस्ट वगैरह होते. सेकंड में आपके नोबेलिटी. थर्ड में बेसिकली जो है आपके अंडरडॉग्स में जैसे प्रोफेशनल जो हैं, टीचर्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर, पीजेंट सब आते थे. तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि प्रिविलेज अकॉर्डिंग टू बर्थ, की बर्थ के अकॉर्डिंग प्रिविलेज थी. जो क्लर्जी थे उनको कोई टैक्स वैक्स पे नहीं करना होता था, उनको बहुत सारी लैंड वगैरह भी मिली होती थी. डिमांड ऑफ हाई टैक्स, जो किंग है वो कहीं ना कहीं हाई टैक्सेस की डिमांड कर रहा था. किस लिए? उसको प्रॉब्लम थी, लेकिन वो हाई टैक्स की डिमांड कर रहा था. लेकिन टैक्स की डिमांड में प्रॉब्लम क्या थी कि ओनली थर्ड स्टेट सपोज टू पे द टैक्स. कि जो थर्ड स्टेट था, जो पीजेंट्स वगैरह थे, वही 2 तरीके के टैक्स पे करते थे. वो क्लर्जी को भी पे करते थे और नोबेलिटी को भी, जिसे तीथे और थाईले के नाम से जाना जाता था. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी. अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ट्रेजरी खाली पड़ी है, टैक्सेस हाई लगाए जा रहे हैं, प्रोडक्शन लो हो रहा है, शॉर्टेज हो रही है फूड की, जिसकी वजह से प्राइस बहुत बढ़ गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट चल रही थी. और उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन था वो था बेसिकली एमरजेंसी ऑफ मिडिल क्लास, जो कि हम आगे अलग से सेपरेट भी डिस्कस करेंगे. यहाँ पे जो बेसिकली आई थिंक एक टॉपिक रह गया वो तीथे और ताइले. तीथे वो टैक्स होता है जो चर्च को पे किया जाता है, और ताइले वो टैक्स होता है जो बेसिकली आप मोनार्क को पे करते हैं. तो 2 तरीके के टैक्स होते हैं. तो ये बेसिकली फ्रांस रेवोल्यूशन के कोज बने कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बिल्कुल वीक हो चुका था, ट्रेजरी एम्प्टी थी, ह्यूज डेप्थ के अंदर फ्रांस चल रहा था. सोशल डिवीजन भी कहीं ना कहीं लोगों को बड़ा खल रहा था कि जो डिवीजन कर रखा उसके अकॉर्डिंग उनके साथ जो है भेदभाव हो रहा था. बर्थ के अकॉर्डिंग जो प्रिविलेज दे रखी थी उनको रिस्पेक्ट मिलती थी, नीचे जो थर्ड स्टेट है उसको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती थी, उन्हीं से टैक्स की भी डिमांड की जाती थी. पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम पड़ रहा था, शॉर्टेज ऑफ फूड हो रहे थे, प्राइस बढ़ रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट था. ये सारी प्रॉब्लम रही जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन आपकी आई.
नेक्स्ट जो हमारा सोशल डिवीजन में क्या हमारा फर्स्ट से जैसे बेसिकली क्लर्जी, मैंने आपको बताया था कि ये चर्च में जो पादरी होते हैं, हमारे जो फादर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लर्जी बेसिकली। सेकंड है नोबेलिटी, आपके जो मिलिट्री मैन्स होते हैं, जो भी ये दिखा रखा है इस पिक्चर के अंदर, वो आप इसको नोबेलिटी बोलोगे, जितने भी किंग के ऑफिसर होते हैं। थर्ड स्टेट जिसको जैसे ये दिखा रखा है, तो पीजेंट्स वगैरह जो भी हैं, जितने भी वर्कर्स वगैरह हैं, ये हमारे थर्ड स्टेट। और ये दिखा भी रखा कि कैसे जो दो स्टेट हैं वो कहीं ना कहीं डोमिनेशन दिखा रहे थे थर्ड स्टेट के ऊपर। देखिए डिफरेंस क्या था कि 90% आपकी जो पॉपुलेशन है वो कहाँ आपकी थर्ड स्टेट में है, लेकिन उसके बाद भी 60% ऑफ लैंड किसके कंट्रोल में थी? नोबेलिटी के, चर्च के और रिच के। और टू टाइप ऑफ टैक्स थे यहाँ पर, तीथे और ताइले, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तीथे आप चर्च को देते हैं और ताइले आप क्या है, नोबेलिटी को देते हैं। तो ये बेसिकली सोशल डिवीजन है फ्रांस का। एमर्जेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल में बेसिकली हम किस बारे में बात करें? ये हमारा मिडिल क्लास है कि मिडिल क्लास का एमर्जेंस कैसे हुआ था। मिडिल क्लास क्या था बेसिकली? देखिए ओवरसी ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले लोग, जो सी ट्रेड वगैरह में काम कर रहे थे और मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड की वजह से वो लोग रिच हो गए थे, उसको हम मिडिल क्लास बोल रहे हैं बेसिकली। इसमें बहुत सारे जैसे लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सब के सब शामिल थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो प्रिविलेज थी बर्थ के अकॉर्डिंग, उसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। उन्होंने समझाया कि एक किसी को भी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग पोजीशन मिलनी चाहिए, मेरिट के अकॉर्डिंग, ना कि उसके बर्थ के अकॉर्डिंग कि वो कलर्जी में पैदा हो गया इसलिए वो सुप्रीम हो गया। सो वो बिलीव करते थे फ्रीडम में, इक्वालिटी में, कि सभी को फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल मिलनी चाहिए। तो इन सब आइडिया को प्रेजेंट करने वाले कुछ फेमस मिडिल क्लास भी थे, जिसमें से दो राइटर हैं, जॉन लोके और जीन जैक रूसो। ये बेसिकली दो कहीं ना कहीं जो राइटर बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, लोके और वो। लोके ने एक बुक लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लोके ने क्या बताने की कोशिश की थी? उसने ये जो डिवाइन एब्सोल्यूट राइट है मोनार्क का, कि कलर्जी ने ये कह रखा था कि जो मोनार्क है वो गॉड के द्वारा बनाया गया है, एक मैसेंजर है या गॉड का प्रोटेक्टर है, एंड गॉड की परमिशन से वो हमारा प्रोटेक्शन कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं जो चीज़ है उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। एक बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉ, उसमें जो प्रेजेंट आइडिया था बेसिकली उसके बारे में, गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, ये जो गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है, लेजिस्लेटिव होना चाहिए, ठीक है, जुडिशरी होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, ये सारा उसके अंदर कहीं ना कहीं बताया गया था। तो ये दो कहीं ना कहीं जो बुक्स हैं उनके आइडियाज़ काफ़ी अच्छा है। और ये मॉडल जो है यूएसए में बाद में फॉलो किया गया था, और आज इंडिया में भी है कहीं ना कहीं। इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात की गई कि लोगों के पास बहुत सारे राइट होने चाहिए। आज सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने स्प्रेड कैसे किया? तो स्लोगन्स के जरिए, कॉफ़ी हाउस में बैठ के लोगों के साथ, बुक्स के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, मैगजीन्स के जरिए इन्होंने ये आइडिया जो है वो लोगों तक पहुंचाए। तो एमरजेंसी ऑफ मिडिल क्लास क्या है बेसिकली? कि ओवरसी और ट्रेड मैन्युफैक्चर में काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने एजुकेशन ग्रैब किया। एजुकेशन ग्रैब करने के बाद वो इंटेलेक्चुअल बने, लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने। बर्थ के अकॉर्डिंग जो प्रिविलेज थी उसको उन्होंने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, और बिलीव किया कि पोजीशन अपनी मेरिट के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग लोगों को मिलनी चाहिए। और लो इक्वालिटी ऑफ लो और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करने लगे। उसमें ये दो फेमस लोग थे जिन्होंने कुछ दो आइडियाज़ प्रेजेंट किए थे। एक कि एब्सोल्यूट जो डिवाइन मोनार्की है उसको हम बिलीव ना करें, और कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का जो आइडिया वो फॉलो करना चाहिए, इंडिविजुअल को राइट मिलने चाहिए, और स्लोगन वगैरह, बुक्स वगैरह के जरिए इन्होंने लोगों तक पहुँचाया। ये बेसिकली असाइनमेंट है सेकेंड। उसके बाद है हमारा बेसिकली आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, की बेसिकली जो फ्रांस की रेवोल्यूशन है वो कब उसका आउटब्रेक हुआ। तो फ्रांस की जो रेवोल्यूशन है, देखिए मोनार्क हम पढ़ चुके हैं कि मोनार्क के पास जो है, मोनार्क जो है टैक्स बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन मोनार्क के पास जो है वो पावर नहीं थी टैक्स बढ़ाने की। मोनार्क के पास पूरी पावर नहीं थी टैक्स बढ़ाने की। वो विदाउट तीनों, वो जनरल स्टेट जो थी वो टैक्स बढ़ाती थी। जनरल स्टेट कैसे बढ़ाती थी? जनरल स्टेट क्या होती है? एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसके अंदर 3 के 3 जो स्टेट है उसके रिप्रेजेंटेटिव आते थे, उसको हम जनरल स्टेट बोलते हैं। तो जनरल स्टेट जो है उसके पास पावर थी टैक्स बढ़ाने की, बट हाँ मोनार्क के पास पावर थी, कभी भी वो जनरल स्टेट को बुला सकता था। ये मोनार्क की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर ठीक कर लेना। मोनार्क के पास पावर थी कि वो कभी भी जनरल स्टेट की मीटिंग को बुला सकता था। लास्ट टाइम ये मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी, उसके बाद ये लुई 16 ने ही बुलाई है 5 मई 1789 को, टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए। रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर कैसे होते थे कि 300 फर्स्ट स्टेट से, 300 ही सेकंड स्टेट से, और 600 थर्ड स्टेट से ये रिप्रेजेंटेटिव आते थे। और ये रिप्रेजेंटेटिव जो भी बिल पास कर देते थे वो लॉ के रूप में फॉर्म हो जाता था। बट नोबेलिटी और क्लर्जी तो हमेशा सपोर्ट में ही होते थे उसके, क्योंकि किंग उनके वेलफेयर के लिए करता था। लेकिन प्रॉब्लम थी इन 600 मेंबर की। अभी देखिए लास्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि 90% जो है वो लोग थर्ड में थे। अब 90% में से कितने परसेंट आए हैं? 600 लोग आए हैं। और सिर्फ 10% में से कितने परसेंट लोग वहां पर बैठे हैं? 10% में से बैठे हैं आपके 600।
तो ये तो अनइक्वालिटी होगी ना, अगर रिप्रेजेंटेटिव के अकॉर्डिंग हम देखें तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है रिप्रेजेंटेटिव। उसके अलावा भी एक प्रॉब्लम थी कि 300 के पास भी 1 वोट था, और 300 ये जो फर्स्ट स्टेट है इसके पास भी 1 वोट है, इसके पास भी 1 वोट है, और इसके पास भी 1 वोट है। तो ये 90% लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके पास भी 1 वोट है। ये 300% है जो 10%, ये 600% है जो 10% को कर रहे हैं, इनके पास 2 वोट है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रॉन्ग इम्प्लीमेशन था, इसलिए लोगों ने डिमांड किया कि कहीं इसको ख़त्म किया जाए। और देखिए सबसे बड़ी बात, जो लोग आए थे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में 300 मेंबर, उसमें से कोई भी पीजेंट वगैरह नहीं था, कोई आर्टिशन नहीं, पीजेंट आर्टिशन वुमेन को सबको असेंबली से बाहर रखा गया था। इसमें जो एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल थे उन्हीं को अंदर आने के लिए बोला गया था। तो इसीलिए, लेकिन ये जो लोग आए थे वो 40,000 लेटर्स लेके आए थे, जिसमें उन लोगों की डिमांड थी जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, लाइक you need proper in English or proper in Hindi, just let me know in the comment and I will provide it also. Have a nice day.